हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी टेलर्स थ्योरम। देखिए टेलर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड जो कि एनालिटिक है किसी सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, और अगर उस सर्कल के अंदर हम एक कोई पॉइंट ले लें जेड, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें जेड कहीं पर भी उस सर्कल के अंदर, तो उस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू को एक्सपेंड कर सकते हो एज अ पावर सीरीज। ये कहती है आपकी टेलर्स थ्योरम। इफ अ फंक्शन fz is analytic at all the points within and on a circle C, मींस जो आपका फंक्शन है fz वो एनालिटिक है उस सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, विद इट सेंटर एट द पॉइंट a, मींस उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, पॉइंट a पर है, एंड रेडियस कैपिटल आर, रेडियस क्या गिवन है, कैपिटल आर। देन एट एवरी पॉइंट z विद इन C, मतलब उस सर्कल के अंदर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो z, तो उस z पर जो आपके फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो एज अ पावर सीरीज। मींस इस फॉर्म में लिख सकते हो fz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a रेज टू द पावर n, वेयर यहाँ पर जो an है वो क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ fa अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं fz इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, an क्या है, ये टर्म, इसको पुट कर दो यहाँ पर, n डेरिवेटिव ऑफ fa अपॉन फैक्टोरियल n और z माइनस a रेज टू द पावर n। ठीक है, या फिर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जब n इज समेशन लगा है ना तो मींस इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जब n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, इसकी यहाँ पर मिलेगा n की जगह पर 0। अब n की जगह पर 0 मिलने का मतलब ये नहीं है कि fa की पावर है 0, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पर n का मतलब ये नहीं है कि इसकी पावर हो गई 0, मतलब बेटा हो जाएगा 1, पावर नहीं है यहाँ पर। ये क्या शो कर रहा है कि डेरिवेटिव कौन सा है, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव, वो शो कर रहा है यहाँ पर n। ठीक है, तो जब यहाँ पर n की जगह पर 0 पुट करोगे इसका मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल fa है। फाइन, फंक्शन की वैल्यू एट a। ठीक, जब यहाँ पर पुट करोगे 0 मींस 0 फैक्टोरियल मींस 1, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद z माइनस a की पावर n मींस z माइनस a की पावर 0, 0 पुट कर रहे हैं ना, तो z माइनस a की पावर 0। अब यहाँ पर तो इसकी पावर है और किसी की भी पावर 0 मींस 1, तो ये टर्म भी हो गया 1। तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, fa। सेकेंड टर्म के लिए जब n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, अब n की जगह पर 1 पुट करोगे तब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी पावर 1 हो गई, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फाइन, f डैश a, और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल मींस 1 और z माइनस a की पावर 1, तो क्या लिख सकते हैं, z माइनस a, और ये 1 फैक्टोरियल मींस तो 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा f डैश a। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 पुट करोगे मींस n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा f, यहाँ n की जगह क्या आएगा 2, और n इस की जगह 2 का क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fa मींस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fz एट a। ठीक है, और यहाँ पर z माइनस a की पावर n की जगह 2 पुट कर रहे हो तो z माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, तो क्या लिख सकते हैं इसको, z माइनस a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश a प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो क्या मिलेगा, z माइनस a का क्यूब f ट्रिपल डैश a अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये होती है आपकी टेलर्स थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसी तरह से आप जो रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए जो आप पढ़ते थे टेलर्स थ्योरम, वो क्या होती थी, जैसे पढ़ते थे ना एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2f डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, यही पढ़ते थे। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेलर्स थ्योरम होती है वो क्या हो जाती है, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब देखिए जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन द सर्कल सी, यही बोल रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस इज सर्कल सी जिसका सेंटर है ए पर और रेडियस क्या है r। यही पढ़ा था अभी हमने कि जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन द सर्कल सी, और जिसका सेंटर है ए पॉइंट पर और रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, अब हम कोई पॉइंट z चूज करेंगे, मींस इस सर्कल के अंदर कहीं पर भी हम पॉइंट z चूज कर सकते हैं जिस पर हम फंक्शन का एक्सपेंशन दिखाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने वो पॉइंट यहाँ पर चूज कर लिया, दिस इज z। ठीक है, आप कहीं पर भी चूज कर सकते हो, इस सर्कल के अंदर होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर है ये पॉइंट आपका z, और z और a के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने लेट कर लिया, दिस इज स्मॉलर। फाइन, अब इस z पॉइंट पर हम फंक्शन का एक्सपेंशन दिखाएंगे, और ये एक्सपेंशन किस पर डिपेंड करेगा, a पर। ठीक है, मींस फंक्शन ऑफ z का जो एक्सपेंशन होगा वो फंक्शन एट a पर डिपेंड करेगा टोटली। फाइन, अब देखो हम क्या करेंगे इसके लिए कि a को सेंटर मानकर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे इस सर्कल के अंदर।
ठीक है, ये मान लिया हमने, इस सर्कल को मान लिया हमने गामा, ठीक है, गामा सर्कल जिसका सेंटर ए ही है और इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ये सर्कल, फाइन। और इसकी रेडियस को मान ले रहे हैं दिस इज रो, ठीक है, इसकी रेडियस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आपका गामा सर्कल है इस पर हम कोई एक पॉइंट कंसिडर कर ले रहे हैं W, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये जो गामा सर्कल की जो रेडियस है रो, ये किसके बीच में लाई करेगी, R और कैपिटल R। R क्या है, Z और A के बीच का डिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है, ये पूरे बड़े सर्कल की रेडियस, ये है ना। इसका मतलब ये जो रो है मीन्स ये जो गामा सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो किसके बीच में लाई करेगी, इस R और इस कैपिटल R के बीच में, ठीक है। अब हम दिखाएंगे इसका एक्सपेंशन, मीन्स Z पर जो आपका फंक्शन का एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा और वो कैसे डिपेंड करेगा A पर, फाइन। तो सबसे पहले तो लेट fz be an analytic function within and on the circle C with center at A and radius क्या है, कैपिटल R। मीन्स जो आपका फंक्शन है ना एफ जेड वो एनालिटिक है इस सर्कल सी की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, और उस ये जो सर्कल सी है इसका सेंटर कहाँ पर है, ए पॉइंट पर, और रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन विद इन ऑन द सर्कल सी विद सेंटर एट ए एंड रेडियस आर, ठीक है। अब लेट जेड बी एनी पॉइंट विद इन द सर्कल सी, ठीक है। Z हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, यही तो बोला कि Z आप कहीं भी चूज कर सकते थे, बस C के अंदर होना चाहिए, कहीं भी चूज कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उस Z को चूज कर लिया। तो लेट Z बी एनी पॉइंट विद इन द सर्कल C एंड जो Z और A के बीच का डिस्टेंस है वो क्या लिया है हमने, स्मॉल r, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल टू स्मॉल r। ऑल्सो लेट W बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल गामा। फिर हमने क्या किया कि W एक पॉइंट हमने कंसिडर किया, ये जो हमने सर्कल बनाया गामा जिसका सेंटर हमने A ही लिया था, ठीक है। इस A को सेंटर मानकर हमने एक और सर्कल बनाया था जो कि इस सर्कल C के अंदर लाई कर रहा है, और उस सर्कल पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया W। तो लेट W बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल गामा एंड W माइनस A मींस मॉड ऑफ W माइनस A क्या हो जाएगा, ये रो, ये तो कंसिडर किया हमने, ठीक है। सच दैट रो लाइज बिटवीन R स्मॉल r एंड कैपिटल R, ठीक है। ये सब हम कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। लेट एफ जेड बी एनी एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन द सर्कल सी, फंक्शन आपका एनालिटिक है इस सर्कल की बाउंड्री और इसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, विद सेंटर एट ए, सेंटर कहाँ पर है, ए पर, और रेडियस क्या है, कैपिटल R। लेट जेड बी एनी पॉइंट विद इन द सर्कल सी, फिर हमने एक जेड पॉइंट चूज किया कहीं पर भी सर्कल के अंदर, और इस जेड पर हमें फंक्शन का एक्सपेंशन दिखाना है। लेट जेड बी एनी पॉइंट विद इन द सर्कल सी एंड मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, मींस जेड और ए का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r, ये कंसिडर किया हमने। ऑल्सो लेट डब्ल्यू बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल गामा, फिर हमने क्या किया, एक सर्कल गामा ड्रॉ किया इस सर्कल सी के अंदर जिसका सेंटर हमने ए ही माना, ठीक है। उसके बाद हमने इस गामा सर्कल पर एक पॉइंट कंसिडर किया W, तो लेट डब्ल्यू बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल गामा एंड W माइनस ए का जो मॉड है दिस इज इक्वल टू क्या लिया हमने, रो, ठीक है। और रो किसके बीच में लाई कर रहा है, ये R और कैपिटल R के बीच में, ठीक है। नाउ सिंस fz is analytic within and on the circle gamma, जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक है इस सर्कल सी की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। अब जो हमने गामा सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है वो इस सर्कल के अंदर ही तो ड्रॉ किया है, जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक है सी की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, और जो गामा सर्कल है वो इसी के तो अंदर है। इसका मतलब जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक हो जाएगा इस सर्कल गामा की बाउंड्री और इसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, क्योंकि ये गामा सर्कल लाई कहाँ कर रहा है, इस सर्कल के अंदर ही तो लाई कर रहा है, और आपका फंक्शन हमने पहले ही बोल दिया कि एनालिटिक है इसकी बाउंड्री और इसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, मतलब गामा सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो जाएगा। तो सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल गामा, thus by Cauchy's integral formula f z
इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। अब ये कैसे, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक है। पहले तो हमने ये बोला कि फंक्शन है वो एनालिटिक है आपके सर्कल सी की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर। उसके बाद हमने एक सर्कल गामा कंसिडर किया जो कि सर्कल सी के अंदर ही लाई कर रहा है, मतलब आपका फंक्शन एनालिटिक हो गया इस गामा सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर। ठीक है, अब देखो जो आपका कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कर्व की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है बट उस कर्व के अंदर अगर आपको कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो उस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। यही कहता है आपका कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे अगर कोई क्लोज कर्व है सी, उसके अंदर आपको कोई एक पॉइंट ए मिल गया, मीन्स वो जो क्लोज कर्व है उस पर आपका फंक्शन एनालिटिक है उसकी बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर कोई एक पॉइंट आपको ए मिल गया जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उस पर आप कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। और वो क्या हो जाती है, एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलॉन्ग विद क्लोज कॉन्टूर सी। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक हो गया है इस सर्कल गामा की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर। मीन्स अगर आप इस सर्कल के अंदर, मीन्स गामा सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो z, तो उस पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। और ये z पॉइंट कहाँ है, इस गामा सर्कल के अंदर ही तो लाई कर रहा है। जो z पॉइंट हमने चूज किया था वो अब कहाँ आ गया है, इस गामा सर्कल के अंदर है। मीन्स इस z पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। और वो क्या हो जाएगी, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। देखो जो पहले आप पढ़ते थे वहां पर क्या होता था, यहाँ पर आता था a। ठीक है, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी डब्ल्यू। यही तो मानते थे। यहाँ पर क्या आ गया z, क्योंकि आप फंक्शन की वैल्यू किस पर डिटरमाइन कर रहे हो, अब इस z पर डिटरमाइन कर रहे हो। देखो जब तक आपने z चूज नहीं किया था तब तक वो क्या था, वेरिएबल था। आप कहीं भी यूज कर सकते थे। मैंने बोला कि इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी चूज कर लो z पॉइंट को, तो मींस वो क्या था, वेरिएबल था। लेकिन जब आपने फिक्स कर दिया कि मैंने यहाँ पर ले लिया z, तो अब ये क्या हो गया, अब तो कांस्टेंट हो गया ना ये z। तो मींस इस z पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो अब इस z पर जो हमने वैल्यू डिटरमाइन करी वो ये हो गई। अब जो आपका यहाँ आता था वो आता था z, लेकिन अब z तो हमने यहाँ मान लिया, तो अब आप z यहाँ थोड़ा लिख सकते हैं। z पॉइंट पर तो आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो गामा सर्कल है इस पर हमने एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया w। ठीक है, तो फंक्शन एट z क्या हो जाएगा, मींस z पर जो आप फंक्शन डिटरमाइन कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमने इसमें लगा दिया कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि जो आपका फंक्शन था वो एनालिटिक हो गया था इस गामा सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर। अब इसके अंदर जो आपका z पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मींस इस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो हमने कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से इस z पर हमने फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर दी। क्या मिली आपको, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए 1/w माइनस जेड, मीन्स जो ये वाला टाइम है ना 1/w माइनस जेड, इसको मैंने अंदर लिख लिया। ठीक है, अब बाद में हम या तो ये करेंगे कि इसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे 1/w माइनस जेड की जगह पर, या फिर ये करेंगे कि इसमें एफ डब्ल्यू अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे अलॉन्ग दिस सर्कल गामा। ठीक है, देखिए अब 1/w माइनस जेड है, इसमें आप डिनोमिनेटर में a को ऐड कर दो और a को सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स ये क्या मिल जाएगा आपको, w माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। देख सकते हैं, a को ऐड करना है, a को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर देखो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मींस a को हम ऐड कर रहे हैं और a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप w माइनस ए को कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या मिल जाएगा, w माइनस ए और 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन w माइनस ए, ये मिल जाएगा। ठीक, और इस टर्म को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/w माइनस ए और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे बाय बायनोमियल। फाइन, तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो 1/w माइनस ए, इसको एक्सपेंड कर दो बाय बायनोमियल, तो ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस जेड, दिस इज जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस z माइनस ए अपॉन w माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन
इधर लिख रही हूँ, प्लस नेक्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस n माइनस वन वाला टर्म क्या आएगा, z माइनस ए अपॉन w माइनस ए की पावर n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन वाला टर्म लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, z माइनस ए अपॉन w माइनस ए की पावर n माइनस वन। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, nth टर्म, वो क्या हो जाएगा, z माइनस ए अपॉन w माइनस ए की पावर n, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, n प्लस वन वाला टर्म आ जाएगा, मीन्स z माइनस ए अपॉन w माइनस ए की पावर n प्लस वन प्लस एंड सो, ठीक है, ये मिल गया आपको। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया बाय बाइनोमियल। देखो ये क्या मिल जाएगा, वन अपॉन डब्ल्यू माइनस ए और वन प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इन सो ऑन, ये वाला टर्म जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर एन माइनस वन। अब देखो इसके बाद के जितने टर्म्स आएंगे उसमें n आ रहा है, मीन्स यहाँ पर भी n आ रहा है, यहाँ पर भी n आ रहा है, मतलब यहाँ पर है n प्लस वन इसकी पावर, यहाँ पर इसकी पावर n, यहाँ पर इसकी पावर n प्लस वन। अगर नेक्स्ट टर्म लिखते तो क्या आता, n प्लस टू, फिर नेक्स्ट टर्म क्या था n प्लस थ्री। इसका मतलब z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की होल पावर n, इसको हम कॉमन ले सकते हैं इन सारे टर्म्स में से, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके आगे वाले टर्म्स में अगर हम z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n को कॉमन ले लें तो आपको टर्म्स क्या मिल जाएंगे, वन प्लस z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर वन, ठीक है, प्लस z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यूब, इस तरह से टर्म्स मिल जाएंगे। तो हम इन टर्म्स में से, मीन्स यहाँ तक तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n को कॉमन ले ले रहे, ठीक है। देखो क्या मिल जाएगा, z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी ये इसके अंदर चल रहा है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है सब, ठीक। तो हमने इसको कॉमन ले लिया z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n को, तो यहाँ पहला टर्म क्या मिलेगा आपको, वन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, यहाँ से जब इसकी पावर n को आपने कॉमन ले लिया है, मीन्स इसकी पावर क्या बची, सिर्फ वन, तो क्या मिलेगा आपको, z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, अगर नेक्स्ट टर्म लिखा होता तो उसकी पावर क्या होती, n प्लस टू होती, और z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n को तो हमने कॉमन ले लिया, मीन्स क्या बचेगा, z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म होता है इसके आगे वाला वो क्या होता है, z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n प्लस टू, और इसको हमने कॉमन ले लिया इसकी पावर n को, तो ये क्या मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म, z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ये मिल गया एंड दिस होल ब्रैकेट, फाइन। अभी देखो क्या मिल रहा है, वन अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, वन प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, नेक्स्ट टर्म ये जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये वाला टर्म जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर एन माइनस वन प्लस, अब ये वाला टर्म z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n। अब देखो जो आपको ब्रैकेट में टर्म्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, वन प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर नेक्स्ट टर्म होता तो वो क्या होता है, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का क्यूब, और ये कहाँ तक जा रहे हैं ये टर्म्स, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या बन रही है आपकी, इन्फिनिट जीपी बन रही है ना, विद कॉमन रेशियो जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, ठीक है। और इन्फिनिट जीपी बन रही है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या है यहाँ पर, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, ए क्या है यहाँ पर, वन, ठीक है। तो ए हो गया आपका वन अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर होता है ना सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी, तो ए हो गया आपका वन, और अपॉन में वन माइनस कॉमन रेशियो क्या है, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, तो आर हो जाएगा आपका जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए मीन्स ए आपका वन है अपॉन और वन माइनस आर क्या है आपका, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, यही तो कॉमन रेशियो मिल रहा है आपको, इतने का जो डिफरेंस आ रहा है इसमें, यहाँ पर है वन, यहाँ पर है जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, यहाँ पर है जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म होता तो क्या हो जाता, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का क्यूब, और कहाँ तक जा रहे हैं टर्म्स, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये इन्फिनिट जीपी है, और सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाता है, ए अपॉन वन माइनस आर, ए है यहाँ पर वन और वन अपॉन वन माइनस, और आर क्या है आपका, मीन्स कॉमन रेशियो क्या है, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, ठीक है, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये वाले टर्म्स तो ऐसे ही रहे, ठीक है, जो पहले वाले हैं वो तो ऐसे ही हैं अभी, वन प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए और प्लस जेड माइनस ए का
मतलब z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n माइनस 1 प्लस ये जो टर्म है z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n, ठीक है। और देखो अंदर क्या मिल जाएगा आपको, ये एलसीएम ले लो इधर, तो ये क्या मिलेगा w माइनस ए माइनस z माइनस ए, यही मिलेगा। और फिर w माइनस ए को ऊपर ले लो, तो ये क्या मिल जाएगा आपको w माइनस ए अपॉन, देखो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, नीचे वाला टर्म बता रहे हैं, ये डिनोमिनेटर वाला w माइनस ए माइनस z माइनस ए अपॉन w माइनस ए, यही मिलेगा ना ये वाला टर्म, 1 अपॉन एलसीएम ले रहे हैं तो w माइनस ए माइनस z माइनस ए, यहाँ हो जाएगा प्लस क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ठीक है। तो w माइनस ए माइनस z प्लस ए अपॉन w माइनस ए, अब माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा w माइनस z अपॉन w माइनस ए। इस w माइनस ए को हम ऊपर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा w माइनस ए अपॉन w माइनस z, तो ये क्या मिल गया w माइनस ए अपॉन w माइनस z, ठीक है। अब देखो ये जो आपका टर्म है ना 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, पहला टर्म 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, नेक्स्ट टर्म z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर यही तो है w माइनस ए, तो क्या हो जाएगा z माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z माइनस ए का स्क्वायर अपॉन w माइनस ए का क्यूब, क्योंकि 1 अपॉन w माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा w माइनस ए का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक और ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा w माइनस ए का क्यूब। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा z माइनस ए की पावर n माइनस 1 ही रहेगी, बट w माइनस ए की पावर क्या हो जाएगी n, क्योंकि यहाँ पर आप पावर किस w माइनस ए की पावर क्या है n माइनस 1, और एक और को ऐड कर, एक और को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा w माइनस ए की पावर n, फाइन। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या मिलेगा 1 अपॉन w माइनस ए प्लस z माइनस ए अपॉन w माइनस ए का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट टर्म z माइनस ए का स्क्वायर अपॉन w माइनस ए का क्यूब, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ये टर्म क्या मिल जाएगा आपको z माइनस ए की पावर n माइनस 1 और w माइनस ए की पावर क्या हो जाएगी n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है n माइनस 1 और यहाँ से इसका 1 आ जाएगा तो मीन्स n माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपको n w माइनस ए की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इधर प्लस, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस टर्म को ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी तो है w माइनस ए, तो ये w माइनस ए से ये वाला w माइनस ए कैंसिल हो जाएगा ना, जब इस टर्म में आप मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन w माइनस ए को, तो ये w माइनस ए और ये वाला w माइनस ए कैंसिल, क्या मिलेगा आपको z माइनस ए अपॉन w माइनस ए की पावर n और 1 अपॉन w माइनस z, क्योंकि ये वाला w माइनस ए और ये वाला w माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन w माइनस z, ठीक है, ये मिल गया आपको। और ये क्या था आपका 1 अपॉन w माइनस z, 1 अपॉन w माइनस z की तो वैल्यू आप डिटरमाइन कर रहे थे, और ये हमने कहाँ से लिया था, जो z पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, वहीं से तो हमने लिया था 1 अपॉन w माइनस z। तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो इसकी वैल्यू निकाल कर, मीन्स ये जो आपको वैल्यूज मिली है, या तो आप ये उठाकर वहां पर पुट कर दो उस इंटीग्रल फॉर्मूले पे जहां से हमने 1 अपॉन w माइनस z लिया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, या तो इसकी वैल्यू निकाल कर वहां पर पुट कर दो, या फिर ये जो टर्म्स मिले हैं इसमें आप FW अपॉन 2πa से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अलोंग दी सर्कल गामा इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो या तो आप इसको उठाकर वहां पर पुट कर सकते हो, या फिर इसको FW अपॉन 2πa से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट कर दो अलोंग द सर्कल गामा, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि इसमें हम FW अपॉन 2πa से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे अलोंग द सर्कल गामा, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय FW अपॉन 2πa, मीन्स हर टर्म को FW अपॉन 2πa से मल्टीप्लाई कर दो एंड इंटीग्रेट ईच टर्म अराउंड गामा, मीन्स जो आपने सर्कल गामा कंसिडर किया था उसके अलोंग इसको इंटीग्रेट कर दो, मीन्स पहले आप FW अपॉन 2πa से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो अराउंड दिस सर्कल गामा, फाइन। तो देखो क्या मिल जाएगा, देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन w माइनस z में, तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन 2πa इंटीग्रल FW, इससे मल्टीप्लाई करना है ना, FW अपॉन 2πa से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे अलोंग दिस सर्कल गामा, तो FW अपॉन यहाँ क्या है w माइनस z, ठीक, अलोंग दिस सर्कल गामा dw, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी सारे टर्म्स में करना है, फाइन।
क्या मिल जाएगा, पहला वाला टर्म में करोगे 1/w माइनस ए में, तो ये आपको क्या मिलेगा 1/2πi और इंटीग्रल अलॉन्ग गामा FW/W माइनस ए प्लस नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा 1/2πi और z माइनस ए को भी आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये dw है ना, मींस w के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये z माइनस ए को भी आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा z माइनस ए, ठीक है, इंटीग्रल FW/W माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, w के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, प्लस नेक्स्ट टर्म मींस इसके आगे वाले टर्म्स लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, वहां से आगे, तो ये नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिलेगा z माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको भी हम इंटीग्रल के बाहर लिख ले रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, w के रिस्पेक्ट में, तो इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया और यहाँ क्या जाएगा 2πi इंटीग्रल अलॉन्ग गामा और FW/W माइनस ए का क्यूब, ठीक, और फिर ये वाला टर्म दिस इज dw प्लस एंड सो ऑन प्लस z माइनस ए की पावर n माइनस 1, इसको भी बाहर ले ले रहे इंटीग्रल से और नीचे आ जाएगा 2πi और इंटीग्रल अलॉन्ग गामा दिस इज n माइनस 1 फाइन, n माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा FW/W माइनस ए की पावर n dw, सिमिलरली इस वाले टर्म को भी कर लेंगे ऐसे ही, प्लस 1/2πi इंटीग्रल अलॉन्ग गामा और ये टर्म पूरा लिख ले रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है, z माइनस a/w माइनस a की पावर n और 1/w माइनस z dw, ये टर्म मिल गया आपको, ठीक। अब देखो जो आपका कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, f means nth derivative of fz at a is equal to n factorial upon 2πi इंटीग्रल अलॉन्ग गामा, मींस जिस सर्कल अलॉन्ग गामा की बात हो रही है ना, तो उसी सर्कल के लिए हम डिफाइन कर दे रहे हैं इंटीग्रल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन 2πi इंटीग्रल अलॉन्ग दिस गामा सर्कल और यहाँ क्या जाएगा FW/W माइनस ए की पावर n प्लस 1 dw, ठीक है। और आप इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल, देखो इस टर्म को लिख रहे हैं इंटीग्रल अलॉन्ग गामा FW/W माइनस ए की पावर n प्लस 1 और 1/2πi को भी यही रहने दो, 1/2πi इंटीग्रल ऑफ FW/W माइनस ए की पावर n प्लस 1 अलॉन्ग दिस सर्कल गामा इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ fz एट a मींस nth डेरिवेटिव ऑफ fa अपॉन n फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये 1/2πi और ये टर्म, ये तो उसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, उसके बाद n फैक्टोरियल को हम इसके नीचे ले गए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं fna मींस n डेरिवेटिव ऑफ fa अपॉन फैक्टोरियल n, इस तरह से लिख दिया, मींस n फैक्टोरियल को हम नीचे ले गए और कुछ नहीं किया है, ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं an, लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में बताया था कि an इज इक्वल टू दिस मींस n डेरिवेटिव ऑफ fa अपॉन फैक्टोरियल n, इस तरह से हम an को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको टर्म्स मिल रहे हैं वो इसी तरह से मिल रहे हैं, ये इंटीग्रल की फॉर्म में मिल रहे हैं, ये तो मिल रहा है इंटीग्रल ऑफ FW/W माइनस ए की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 3 है, यहाँ पर इसकी पावर n है, तो मीन्स इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो या तो इस टर्म को इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है, उसके बाद में इस फॉर्म में लिख दो, या फिर इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दो, मीन्स ये जो टर्म्स है ना, जैसे ये है आपका इंटीग्रल FW/W माइनस ए dw, देखो यहाँ पर जब n की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, w माइनस ए की पावर क्या है 1, मीन्स यहाँ पर w माइनस ए की पावर 1 लानी है, ठीक है, मतलब n की जगह पर 0 पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा 1/2πi इंटीग्रल ऑफ FW/W माइनस ए की पावर 1 अलॉन्ग दिस सर्कल गामा, ये वाला टर्म मिल जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, मीन्स यहाँ पर n की जगह पर 0 पुट करोगे, n की जगह पर 0 पुट करने का क्या मतलब है कि इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि इसकी पावर 0 हो गई, इसका ये मतलब है कि इसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा, तो आपको क्या मिल जाएगा fa, ठीक है, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है, तो आप इसको सिर्फ fa भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर अगर पुट करोगे n की जगह पर 0 तो इसको लिख सकते हो a0, ठीक है, तो या तो आप इसको इस वाले टर्म को आप इसको या तो fa लिख दो या फिर इसको a0 लिख दो, ठीक है। इसी तरह से ये वाले टर्म में देखो, इस वाले टर्म को इसी तरह से क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर है ना 1/2πi इंटीग्रल ऑफ FW/W माइनस ए की पावर n प्लस 1, मीन्स यहाँ पर आपको 2 चाहिए, मतलब n की जगह पर 1 पुट कर दो 2 मिल जाएगा, तो n की जगह पर जब 1 पुट करोगे तो मीन्स इसको यहाँ से क्या मिलेगा आपको,
यहाँ पर मिलेगा n की जगह 1। अब n की जगह 1 का मतलब ये थोड़ा ना है कि एफ ए की पावर 1 है, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ए मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट ए, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ए की बात हो रही है, फाइन। तो एफ डैश ए, इसका मतलब क्या है, जब 1 पुट करोगे मीन्स एफ डैश ए, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है। नीचे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है। तो एफ डैश ए आ जाएगा इसकी जगह पर, इस वाले टर्म की जगह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाला टर्म z माइनस ए एफ डैश ए, क्योंकि ये टर्म ये पूरा इंक्लूड हो रहा है ना, मतलब ये 2 पाई ए के साथ, 2 पाई ए के साथ है ना, ये 2 पाई ए और ये वाला पूरा टर्म, खाली z माइनस ए को छोड़ के इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एफ डैश ए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिख सकते हो, z माइनस ए का होल स्क्वायर, और इस वाले टर्म की जगह देखो जब 3 है मीन्स यहाँ 3 कैसे लाओगे, n की जगह पर 2 पुट कर दो तो आपको 3 मिल जाएगा, 2 + 1 मीन्स 3, ठीक है। तो n की जगह 2 पुट करोगे, यहाँ क्या आएगा एफ 2 का मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट ए, या फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ए अपॉन 2, n की जगह 2 पुट कर रहे हैं मींस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, z माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहना है, इस टर्म की जगह लिख रहे हैं मींस ये 2 पाई ए और ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, इसकी जगह। तो z माइनस ए का होल स्क्वायर और एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं सारे टर्म्स में। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसमें से ये a0 a1 a2 इस तरह से पुट कर दो, तो पहले वाले टर्म में आपको क्या मिल जाएगा, पहले वाले टर्म में एफ ए मिल रहा था ना, मींस n की जगह 0 पुट कर रहे थे, तो पहले वाले टर्म को लिख सकते हो a0, नेक्स्ट वाले टर्म को z माइनस ए और n की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला टर्म मिल रहा था ना आपको f डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही तो मिल रहा था नेक्स्ट वाले टर्म में, z माइनस ए f डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो n की जगह पर 1 ले रहे हो मींस a1, ठीक है। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, a0 प्लस z माइनस ए a1, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा z माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा a2, यहाँ पर मेरा a1, यहाँ क्या हो जाएगा a2, मींस n की जगह पर जब आप 2 पुट कर रहे हो तभी तो आपको 3 मिल रहा है, मतलब n की जगह पर 2 पुट करोगे तो z माइनस ए का स्क्वायर a2, ठीक है। चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो आपको वो वाला एक्सपेंशन मिल जाएगा उस तरह से, मतलब उस तरह से जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, आपको एक्सपेंड करके दिखाया था ना, तो आपको वो एक्सपेंशन मिल जाएगा, सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा उसमें, ये वाला टर्म, ठीक है। बाकी सारे टर्म्स आपको उसको वैसे ही मिल जाएंगे जो आपने पहले लिखा था उस तरह से, ठीक है। देखो अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको, इस टर्म को, ये तो वही है ना आपका जो z पे आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, स्टार्टिंग में हमने जो लिखा था वो यही था ना, 1/2 पाई ए इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड अलोंग दिस सर्कल गामा, ठीक है, यही लिख रहे थे हम। और ये क्या था एफ जेड, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एफ जेड, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो अगर इस फॉर्म में लिखें a0 a1 a2 इस तरह से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो पहले वाले टर्म से मैंने क्या बताया, क्या मिल जाएगा, जब n की जगह पर यहाँ पर इसकी पावर है 1, तो मतलब n की जगह पर आप 0 पुट कर रहे हो, ठीक है, तब आपको इसकी पावर 1 मिल रही है, तो n की जगह 0 पुट करोगे तो या तो आप इसको लिख सकते हो एफ ए मीन 0 फैक्टोरियल आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो मतलब सिर्फ एफ ए, ठीक है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ एफ ए, या फिर इसमें पुट कर दो, या तो आप ऐसे लिख लो या तो आप ऐसे लिख लो, इक्वल है ना। तो यहाँ पर अगर आप n की जगह 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा a0, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख ले रहे a0, ठीक है। आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो, जो आपने स्टार्टिंग में एक्सपेंशन मैंने लिखा था वैसा एक्सपेंशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, चाहो तो इसमें लिख लो, ठीक है। a0 प्लस नेक्स्ट टर्म मैंने यहाँ पर रब कर दिया है, नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका z माइनस ए और a1, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ पर 3 है, 3 कब मिलेगा आपको, जब n की जगह पर 2 पुट करोगे, 2 + 1 होता है ना 3, तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे मीन्स यहाँ से अगर लोगे तो क्या मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2, या फिर यहाँ से लोगे तो क्या मिलेगा a2, मतलब n की जगह 2 पुट करोगे तभी तो 3 मिल रहा है, ये वाला टर्म मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाले टर्म की जगह मीन्स इस वाले टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हो, a2, सिंपली a2 लिख सकते हो, और साथ में ये वाला टर्म आ जाएगा z माइनस ए का होल स्क्वायर, z माइनस ए का होल स्क्वायर और a2, ठीक। और इस वाले टर्म की जगह क्या लिख सकते हो, प्लस एंड सो ऑन, प्लस z माइनस ए की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा a n माइनस 1, ये तो आएगा, देखो यहाँ पर जब 1 है इसकी पावर, यहाँ 1 आ रहा है, जब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, जब यहाँ n माइनस 1 होगा तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा, प्लस इसको हम मान ले रहे im, ये आपका रेजिडुअल टर्म है, इसको हमने मान लिया im, ठीक है, वेयर इसको नाम दे दिया है, ठीक है, in इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल z माइनस ए अपॉन w माइनस ए की पावर की होल पावर है n अपॉन w माइनस z dw, क्योंकि ये टर्म आपका ऐसा नहीं बन रहा था, यहाँ पर z माइनस ए की पावर n को चलो बाहर कर देते,
w माइनस ए की पावर n, चलो ये भी मिल जाता, ठीक है, लेकिन w माइनस जेड भी तो आ रहा है, अब ये कहाँ से लाओगे इसमें, ठीक है, तो इसको हमने कुछ और नाम दे दिया आई एन और इसको अलग करके लिख दिया वेयर आई एन इज इक्वल टू दिस, फाइन। नाउ वी शेल प्रूव दैट आई एन टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो आपका रेजिडुअल टर्म है ना आई एन, दिस टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आई एन टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि जो ये आपकी सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, और ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि आप इस सीरीज को एक्सटेंड कर सकते हो इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखो जो आपकी टेलर्स थ्योरम मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो क्या होती है, ए नॉट प्लस जेड माइनस ए वन प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर ए टू प्लस एंड सो ऑन प्लस जेड माइनस ए की पावर n माइनस वन ए एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये होती है ना। यहाँ पर आपको ये रेजिडुअल टर्म मिल गया आई एन, ठीक है। तो अगर दिस, ये जो आपका रेजिडुअल टर्म है, इफ दिस टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये हो जाए तो आपकी सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट हो जाएगी मतलब इस सीरीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम ये शो करेंगे कि व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी दिस आई एन टेंस टू जीरो, ये हम शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम ये जो आपका है वी हैव w माइनस ए। w माइनस ए क्या है, आपने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था हमने कि जो आपने एक सर्कल कंसिडर किया था, फिर आपने एक सर्कल सी कंसिडर किया था, उसके अंदर एक और सर्कल बनाया था गामा, ठीक है। उस गामा सर्कल पे हमने एक पॉइंट दिया था w, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिल रहा था, मॉड ऑफ w माइनस ए क्या मिल रहा था, रो, ठीक है। इसी तरह से हमने मॉड ऑफ z माइनस ए भी देखा था, वहां पर क्या मिल रहा था, मॉड ऑफ z माइनस ए मीन्स z पॉइंट जो था जो आपने कंसिडर किया था, और जो a जो सर्कल का सेंटर था, z और a के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा था, स्मॉल r, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है w माइनस जेड, इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ w माइनस जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, w माइनस ए प्लस सॉरी माइनस z माइनस ए, मीन्स हम इसमें a को ऐड कर दे रहे हैं और a को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से माइनस ए मीन्स ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स ए को ऐड कर रहे हैं, ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मॉड है, इस पूरे टर्म का मॉड है, मींस मॉड ऑफ w माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। अब अगर इस मॉड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन पर्टिकुलर टर्म्स में, मींस w माइनस ए का मॉड और z माइनस ए का मॉड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये इक्वल साइन है, फिर क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली। ग्रेटर देन इक्वल टू वाली क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो जब आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करते तो कैसी आती, ये वाली इनइक्वालिटी आती, ठीक है, मींस लेस देन इक्वल टू वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ w माइनस ए माइनस z माइनस ए का मॉड, ठीक है। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, w माइनस ए क्या है आपका, रो, और मॉड ऑफ z माइनस ए क्या है, r, तो रो माइनस r, ये मिल गया आपको, ठीक है। देखिए ये है आपका रेजिडुअल टर्म आई एन इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ z माइनस ए अपॉन w माइनस ए की होल पावर एंड एफ w अपॉन w माइनस z अलॉन्ग दिस सर्कल गामा, ठीक है। ये है आपका रेजिडुअल टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, मतलब मॉड ऑफ आई एन, यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ दिस होल टर्म, ठीक। अब इस मॉड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन पर्टिकुलर टर्म्स में। देखो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, इक्वल है। अब क्या हो जाएगा, जब इस मॉड को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन पर्टिकुलर टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। और मॉड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/2 पाई a का मॉड इंटीग्रल z माइनस ए अपॉन w माइनस ए का मॉड, इसकी पावर क्या है n, और इधर एफ डब्ल्यू का मॉड अपॉन w माइनस z का मॉड और टी डब्ल्यू का मॉड, ठीक है। इस लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ 1/2 पाई a मींस 1/2 पाई, क्योंकि i का मॉड क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 पाई a का मॉड क्या मिल जाएगा 1/2 पाई, बिकॉज मॉड ऑफ i इज इक्वल टू 1। और ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाले टर्म्स भी तो है, इनको पहले लिख ले रहे हैं। देखो z माइनस ए का मॉड, ये हमने अभी डिटरमाइन किया, यहाँ पर मॉड ऑफ z माइनस ए क्या है, r है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं r। मॉड ऑफ w माइनस ए क्या है, मॉड ऑफ w माइनस ए रो है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, r अपॉन रो की पावर n हो जाएगी, ठीक है। इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख ले रहे हैं, r अपॉन रो की पावर n, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो मॉड ऑफ w माइनस z, ये हमने अभी निकाला था, मॉड ऑफ w माइनस z ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, रो माइनस r, मींस इसकी जगह पर आप लिख सकते हो रो माइनस r, ठीक है। और इसको भी हम इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/रो माइनस r, ठीक। और देखो ये क्या है, मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू है। मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू का मतलब क्या है,
देखो जो आपका फंक्शन एफ डब्ल्यू है वो एनालिटिक फंक्शन है, मींस फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। ये कैसा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है मतलब ये फंक्शन बाउंडेड होगा उस डोमेन में, और बाउंडेड होगा इसका मतलब क्या है कि कोई एक रियल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट एफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस रियल नंबर m। ये कल मैंने जो लियो विलीज थ्योरम पढ़ाई थी उसमें मैंने बाउंडेड फंक्शन समझाया था क्या होता है कि पहली चीज तो एफ डब्ल्यू यहाँ पर आपका एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन मतलब आपका बाउंडेड होगा उस डोमेन में, ठीक है। अगर बाउंडेड होगा इसका मतलब कोई एक रियल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू m होगा। ये बाउंडेडनेस की कंडीशन होती है जो मैंने लास्ट थ्योरम में समझाई थी, ठीक है। तो ये हो गई बाउंडेडनेस की कंडीशन से ये आ गया कि एफ डब्ल्यू का जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल टू m सिंस एफ डब्ल्यू इज बाउंडेड, ठीक है, विद इन द डोमेन। ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हो? m। इसको भी आप इंटीग्रल के बाहर ले लो और ये क्या मिल जाएगा आपको? डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन किसके अलॉन्ग हो रहा है? इसका गामा सर्कल के अलॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 r अपॉन रो की पावर n और m अपॉन रो माइनस r, और यहाँ क्या गिवन है? इंटीग्रल अलॉन्ग दिस सर्कल गामा मॉड ऑफ डी डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 रो। जैसे मैंने लास्ट में लियो विलीज थ्योरम पढ़ाई थी वहां पे मैंने बताया था, वहां पर आपका इंटीग्रल इस तरह से मिल रहा था मॉड ऑफ डी जेड, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखा था? आर डी थीटा। ये मैंने बताया था कैसे आया था, ठीक है। तो ये आर डी थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब लिमिट्स किसकी लेंगी? थीटा की, और क्योंकि सर्कल की बात हो रही है इसका मतलब लिमिट्स क्या हो जाती है? 0 से 2 यहाँ पर भी तो सेम ही है, सर्कल की तो बात हो रही है। जो आपका ये गामा है ये क्या है? सर्कल ही तो है, तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 2 और आर डी थीटा तो मीन्स आर, और जब इंटीग्रेट कर रहे हो आर तो बाहर हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मींस यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिल जाएगा? थीटा, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 2 तो मींस ये क्या मिल जाएगा आपको? 2 आर, ठीक है। ये मिलता था आपको वहां पर जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी उसमें ऐसा मिला था। यहाँ पर जो आपको रेडियस है वो क्या है? रो है, मींस गामा सर्कल की बात कर रहे हैं ना, गामा सर्कल की रेडियस क्या थी? रो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 रो, जैसे वहां पर हो गया था 2 आर, यहाँ पर हो जाएगा 2 रो, ठीक है। सेम उसी तरह से, ठीक। और यहाँ से 2 से ही 2 कैंसिल, ये क्या मिल जाएगा आपको? रो और m अपॉन रो माइनस r, r अपॉन रो की पावर n, ये मिल गया आपको, ठीक। देखो ये मिल गया आपको in का मॉड, ठीक है। in का मॉड इज लेस देन इक्वल टू रो m अपॉन रो माइनस r, r अपॉन रो की पावर n, एंड दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा देन दिस टर्म विल टेंड टुवर्ड्स 0। कैसे? क्योंकि जो आपका r अपॉन रो है वो कैसा है? r अपॉन रो ये लेस देन 1 है ना, जो आपका r है वो रो से छोटा था। r क्या था आपका? जो z से a के बीच की डिस्टेंस थी, मींस मोड z माइनस a, ये था ना आपका r। और रो क्या था? जो आपने गामा सर्कल कंसीडर किया था उसकी रेडियस थी रो, ठीक है। और जो आपका z पॉइंट था, मींस ये वाला जो पॉइंट था जिससे आप a तक की डिस्टेंस देख रहे हो, जो आपको r मिल रही है, ये जो पॉइंट था ये इस सर्कल गामा सर्कल के अंदर लाई कर रहा था ना, तो ऑब्वियसली r जो है वो रो से छोटा होगा। ये स्टार्टिंग में भी हमने दिखाया था, ये रो लाई कर रहा था स्मॉल r और कैपिटल r के बीच में, इसका मतलब r रो से छोटा है। और अगर r रो से छोटा है इसका मतलब r अपॉन रो इज लेस देन 1, और r अपॉन रो इज लेस देन 1 इसका मतलब जब इसकी पावर क्या है? n, और अगर n को हम इंफिनिटी की तरफ टेंड करवा दें तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये टर्म कैसा है? 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है मतलब इसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा ना। अगर 1 से बड़ा होता तो क्या होता? अगर इसकी पावर इन्फिनिटी करते तो टर्म हो जाता इन्फिनिटी, पर क्योंकि ये छोटा है, 1 से छोटा है, मतलब इसकी पावर अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। मींस दिस टर्म इज 0 व्हेन n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। फाइन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? in इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ in इज लेस देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि मॉड है इसका तो मॉड लेस देन तो हो नहीं सकता, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज तो मिलेंगी नहीं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ in इज इक्वल टू 0। इसका मतलब in इज इक्वल टू 0, ठीक। तो in क्या मिल गया आपको? 0, यही दिखा रहा था आपको। हेंस fz इज रिप्रेजेंटेड बाय द इनफाइनाइट सीरीज। अब क्या है, जब मैंने क्या बताया था, अगर आपका ये टर्म in टेंड्स टू 0 हो जाएगा जब n इंफिनिटी तक टेंड कर रहा है, तो आपका जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, मींस उस सीरीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो इंफिनिटी तक। तो fz इज रिप्रेजेंटेड बाय द इनफाइनाइट सीरीज, और वो क्या हो जाएगी? सीरीज वही रहनी है जो आपने अभी निकाली थी, बट वो
टर्म्स क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी तक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एफ जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस जेड माइनस ए वन प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर ए टू प्लस जेड माइनस ए का क्यूब ए थ्री प्लस एंड सो ऑन। हमने n माइनस वन वाला टर्म भी निकाला था, वो भी लिख लो, z माइनस ए की पावर n माइनस वन ए एन माइनस वन प्लस इन सोन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो n की जगह 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ए नॉट, और इसकी पावर 0 मीन्स 1, तो ए नॉट मिल जाएगा। जब 1 पुट करोगे तो ए वन और जेड माइनस ए की पावर 1, तो ए वन जेड माइनस ए की पावर 1। जब 2 पुट करोगे तो ए टू जेड माइनस ए का स्क्वायर, तो ए टू जेड माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इस सीरीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड टेलर सीरीज जो आपको प्रूव करनी थी, और इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। फाइन, तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।